तो बच्चों आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रख दूंगा और तेजी से इस वीडियो को कवर करूंगा जिससे आपका समय बच सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। अच्छा, उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स और चैप्टर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत आसान है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहाँ पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। यानी कि आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ आसानी से डाउनलोड हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब अनलॉक है। तो डाउनलोड करना है अरविंद एकेडमी ऐप और जाके पीडीएफ अपनी ले लेनी है। चलिए पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। देखिए मैकेनिक्स की जहां तक बात की जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है वो मैकेनिक्स के अंदर है और कुछ आने वाले जो मोशन इन ए प्लेन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। जब भी कोई ब्रॉडरली कोई चीज मोशन में होती है, उसकी स्टडी आप कर रहे होते हैं, तो वो जाता है स्टडी ऑफ मोशन यानी मैकेनिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? जब द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, जब भी कोई बॉडी रुकी होती है या इक्विलिब्रियम में होती है तो उस समय आप स्टडी करते हैं, जब तो बोलते हैं स्टैटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। उस समय जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता, क्योंकि जब चीज रुकी ही हुई है, अभी भी रुकी है और 1 घंटे बाद भी रुकी है, तो टाइम का मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 जो आप पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 3 जो कि मोशन इन ए प्लेन है वो आता है। तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथआउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी हम मोशन की स्टडी करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, टाइम का मेजरमेंट भी एसेंशियल है, लेकिन किस वजह से मोशन हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो कॉज की बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करेंगे मोशन के इफेक्ट की। तो ये चैप्टर 2 और 3 आपके इसके अंदर आता है। फिर आता है डायनामिक्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है चैप्टर 4 का। इसमें आप कॉज ऑफ मोशन को भी ले लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सब निकालते ही हैं, किस कारण से मोशन हो रहा है, कोई फोर्स वगैरह है तो उसको भी कंसिडरेशन करते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको तीनों चीज बता दी, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर के तहत, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ मोशन की। तो देखिए क्या है रेस्ट, क्या है? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद टाइम। यानी कोई भी बॉडी, अगर कोई ब्लॉक यहां रखा है और यहां से हम मान लीजिए देख रहे हैं ये ओरिजिन, अब ये अभी भी यहां है, 1 घंटे बाद भी यहां है, तो इसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी ने मूव ही नहीं किया है, पोजीशन नहीं बदली, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्ट पर है। तो जब भी कोई बॉडी किसी की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन ना बदले टाइम के बदलने के साथ, तो रेस्ट पे हो जाती है। जैसे बुक लाइंग ऑन ए टेबल। या मोशन की बात करें, जब अपनी पोजीशन बदलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कहते हैं मोशन में है। जैसे एक ट्रेन मूविंग ऑन ए रेल। अब रेस्ट ऑफ मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म होते हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं। जैसे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है कि ये मान लीजिए एक बस है, मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर बस बनाने की कोशिश की। बस में 2 फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, और इसका एक फ्रेंड सी अर्थ पे, धरती पे खड़ा है, यानी जमीन पर है। अब ये सी वाला जब ए बी को देखता है तो ये बस क्योंकि चल रही है तो कहेगा ये भाई मोशन में है, क्योंकि ये तो अभी यहां था, 1 घंटे बाद तो 50 किलोमीटर आगे चला गया। लेकिन इसके बाजू में अगली सीट पे, बगल वाली सीट पे जो बैठा है ए पर, उसके रेस्पेक्ट में तो बी वही है, अभी भी है, 1 घंटे बाद भी वही है। तो ए बोलेगा कि बी रेस्ट पर है, ए बोलेगा बी रेस्ट पर है, और सी बोलेगा बी को कि मोशन में है। इसलिए एक ही चीज में अलग अलग लोग जो देख रहे हैं वो उसको रेस्ट या मोशन में बोल सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। जो एब्सोल्यूट रेस्ट होता है या मोशन वो पता ही नहीं है हमको, क्योंकि हम जिस धरती पे बैठे हैं, जिसको हम रेस्ट पे अक्सर मान लेते हैं काइनेमैटिक्स में, वो धरती ही घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है और पूरा सौर मंडल ही आगे बढ़ रहा है, सब कुछ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो हमें तो रेस्ट के बारे में, एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। और जब एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में नहीं पता तो एब्सोल्यूट मोशन के बारे में कहां से पता होगा? तो सब रिलेटिव टर्म है। अब टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी बात करते हैं। तो पहला 3 तरह के देखिए मोशन आप देखेंगे। जो मोशन की यहां बात की जाएगी वो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन की बात की जाती है। क्या फर्क है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में? तो देखिए रेक्टिलिनियर को बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और जब
एक बॉडी, रिजिड बॉडी कह लीजिए, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसी से हमारा कंसर्न है इस चैप्टर में, तो ये बात हम पकड़ते हैं। सर्कुलर का आप जानते हैं, कोई बॉडी अगर ऐसे, कोई पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है गोल गोल चक्कर तो सर्कुलर, और अगर कोई बॉडी घूम रही है तो रोटेटरी बॉडी हो जाती है। ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी बॉडी की बात करें तो अगर एम्पलीट्यूड कम है तो ऑक्सिलेटरी बोलते, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ऑक्सिलेटरी बोलते हैं। जैसे पेंडुलम आपका ये ऑक्सिलेट करता है, इधर जाता है, इधर जाता है, फिर इधर आता है। और अगर इसका एम्पलीट्यूड कम कर देते हैं तो यही ऑक्सिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन में बदल जाता है। जैसे स्केल को डेस्क पे रख के आप हिला दीजिए तो भर्र ऐसे हिलने लगती है, ये मामला। अब ये रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी का मैं बता चुका हूं। रेक्टिलिनियर का मतलब है जब पॉइंट मास इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन करे, और ट्रांसलेटरी का मोशन हो जाता है कि जब एक रिजिड बॉडी, मतलब इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल मोशन करें और अपनी पोजीशन को ना बदलें। ये थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी अगर है तो रिजिड बॉडी अगर सीधी दिशा में चल रही है तो उसे आप कह देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। बात खत्म। सर्कुलर और रोटेटरी की मैंने बात बोली। अगर पॉइंट मास गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है। अगर एक बॉडी है और उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उन सबके सर्किल्स को के सेंटर्स को अगर हम मिला देते हैं तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती है। तो रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलते हैं बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे आपका पंखा, सीलिंग छत वाला पंखा, वो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं है, कहीं चल के थोड़ी जा रहा है। अभी भी यहां लगाया, कल सुबह भी यहां मिलेगा, लेकिन वो गोल गोल घूम रहा है तो रोटेटरी मोशन कर रहा है। ये कहानी यहां पर हो जाती है। अब ये ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की बात जैसे मैंने की, जैसे पेंडुलम होता है तो पेंडुलम इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर तुम कहते हैं एक ऑक्सिलेशन। तो ये पेंडुलम ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन इसी पेंडुलम का ये जो एम्पलीट्यूड है, यहां तो एंगल हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड कम कर दें। जैसे ये डेस्क है, यहां पर स्केल आप ले लीजिए मेटल की या रूलर जो रहती है, उसको कस के भर्र करके छोड़ो तो ग्रर काफी तेज घूमेगी। तो यहां पर आप देखते हैं कि उसका जब एम्पलीट्यूड काफी छोटा हो जाता है तो वही आपका जो ऑक्सिलेटरी मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन में तब्दील हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा मोशन क्या है। तो बिल्कुल आप सिंपल बात पकड़े रहिए। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जो फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट को ना रिलेटिव टर्म में बात की जाती है। तो जब भी कोई बॉडी अगर कोई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जो उसके साइज से काफी बड़ा है तो हम उसको पॉइंट मास ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स की भाषा में इसका, मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी है, उसका रेडियस दिखाया है और वो यहां चल के यहां आ गई। तो जब हमारा एल यानी आर जो है रेडियस साइज के कॉन्टेक्स्ट में वो काफी छोटा है लेंथ से, तो हम कहते हैं इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कोई रिजिड चीज नहीं होती, रिलेटिव। जैसे धरती को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जब वो सूरज का चक्कर लगाती है। अब धरती को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ली तो हमारी तुम्हारी तो क्या कहानी, कहानी खत्म। तो रिलेटिव टर्म है, जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इतना ट्रेवल हो जाए उसके साइज से बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाता है, वो कहानी हो जाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि फिजिक्स में कौन बंदा, जैसे मैंने बोला था ना कि भाई एक दोस्त अगर बस के बाहर खड़ा है, एक बस के अंदर है, तो अंदर वाला कहेगा बाजू वाले का कि ये मोशन में नहीं है, बाहर वाला कहेगा मोशन में है। इसलिए बहुत जरूरी है जानना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कहां से आप देख रहे हो। तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं, ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर मतलब जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल लीजिए। अब क्या होता है कि जो फ्रेम ऑफ, सिंपल भाषा में बात की है मैंने, है ना। अब ऑब्जर्वर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑब्जर्वर है। अगर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाती है तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो सीधी तौर पे लग जाते हैं। ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जो बंदा देख रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है या तो वो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तहत है, तब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब जो बंदा देख रहा है वो खुद ही एक्सीलरेटेड मोशन में है। जैसे ये कार, एक ट्रेन है, ट्रेन की बोगी में कोई बैठ जाए और फिर बाजू वाले को देखे तो ये बंदा खुद ही एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो ये न्यूटन्स के लॉ को डायरेक्टली नहीं लगा पाएगा। उसका जुगाड़ किया जाता है लेकिन नहीं लगा पाएगा। तो आप समझ गए यहां पर कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है
और इनिशियल फ्रेम जहां न्यूटन के लॉ लग जाते हैं, यानी कि वो जो बंदा है वो रेस्ट पर हो या एक्सेलेरेशन ना हो, मतलब तो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। दूसरा नॉन इनर्शियल की बात की जाए तो नॉन इनर्शियल का मतलब सिंपल हो जाता है जहां पर एक्सेलेरेटेड मोशन हो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन क्या है कि जब भी कोई बॉडी मूव, देखिए स्पेस में जब बॉडी होती है तो उसके पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस की आप बात करते हो ना। तो उस टाइम जब बदले और उसके किसी एक ही कोऑर्डिनेट्स में चेंज आए, या तो एक्स में चेंज आए या केवल वाई में आए या केवल जेड में आए, तो ऐसे मोशंस को बोलते हो वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब अगर आप घड़ी की सुई घड़ी निकालिए और देखिए तो ये जो बॉल है नीचे टपक रही है मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं तो थोड़ा और मजा आएगा लिखने में। ये बॉल जैसे नीचे मान लीजिए टपक रही है, तो ये अगर टपक रही है तो केवल इसका एक वाई एक्सेस चेंज हो रहा है। तो कोई भी एक एक्सेस वाई चेंज हो या एक्स हो या जेड हो, तीनों में से, तो आप बोलोगे वन डायमेंशन मोशन। दूसरा, अगर इसी तरीके से थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स अगर बदल रहे हैं तो आप बोलते हो मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे कि अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है तो इसे बोलते हो टू डायमेंशन मोशन। या कह दीजिए कि एक रोड है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे मान लीजिए, और यहां पर कार चल रही है, ये मैं ऐसे ब्लॉक बना देता हूं, कार का ऐसे जा रही है, तो ये एक्स वाई एक्सेस में चेंज कर रही है, उछल उछल के तो चलेगी नहीं, मान के चल रहे हैं, तो ये टू डायमेंशन मोशन हो गया। थ्री डायमेंशन मोशन की बात करते हैं कि एक्स वाई जेड स्पेस में तीन एक्सेस हो गई, तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो पतंग या पंछी जो बर्ड्स हैं वो उड़ रही हैं, तो एक्स बदलेगा, वाई बदलेगा, जेड बदलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। तो ये थ्री डायमेंशन मोशन की बात हो गई। अब डिस्टेंस या पाथ लेंथ की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं, ए से सी, यहां से यहां, और सी से बी तक, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा? AC प्लस CV। तो जितना आप एक्चुअली चलते हैं उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो भले हो जाए कि चले ही नहीं हो, निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव तो होती होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और इसकी यूनिट मीटर में नापते हो। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो नॉन नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, या एक सरल भाषा में जिसे अब तक पढ़े कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट, भाई ए से सी गए, सी से बी गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया ए से बी हुआ सीधी रेखा में जो चले। अब ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट आई लिख दो, इसे फाइनल। तो ये मैं कह देता हूं इनिशियल से फाइनल की तरफ ये जो एरो लगा दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, और इसका यूनिट तो वही मीटर में चलता है, जो कि डिस्टेंस का यूनिट है, वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है बेटा। अब आती है स्पीड की बात, जो आपके चैप्टर 2 के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। तो स्पीड का अभी तक जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, एवरेज स्पीड उसको बोला जाता है। कई तरह की स्पीड होती है, हम चर्चा करेंगे। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल किया है उसको टाइम से डिवाइड मार दीजिए, खत्म, स्पीड आ जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई यहां पर आप बात करें तो कोई यहां पर इसकी डायरेक्शन नहीं होती। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। अब जो स्पीड होती है ना, अब 11th में चार तरह की स्पीड से पाला पड़ता है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी वेरिएबल, तीसरी एवरेज, चौथी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार प्रकार की स्पीड के फॉर्मूले है, इसका मतलब क्या समझ लीजिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर का रास्ता तय किए हैं तो अगले 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर चलेंगे, तो उसे कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या हो गई कि 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चले तो अगले 1 घंटे में मान लीजिए आप आधा किलोमीटर चले, तो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर लिए, ये वेरिएबल स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड आप बचपन से या काफी समय से पढ़ते आए हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो इससे आ जाती है आपकी एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग होती है इंस्टेंटेनियस, मैंने इसको एक एग्जांपल भी ले लिया है जिससे आप बढ़िया तरीके से समझ पाइए। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी क्षण, किसी पल, किसी इंस्टेंट पर कितनी स्पीड है। जैसे कि यहां पर आपको एक स्पीडोमीटर दिखाया गया, आप स्कूटी चलाते होंगे, कुछ बच्चे बाइक भी चलाना शुरू कर चुके होंगे, तो वहां पर ये जो स्पीडोमीटर होता है, ये जो कांटा या पॉइंटर या मार्कर आप बोलते हो, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। अब जैसे ही एक्सीलरेटर ढीला करते हैं नीचे आता, टाइट करते हैं बढ़ता चला जाता है, थ्रॉटल जैसे बोलते हैं, है ना? तो ये कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कैलकुलस से करते हैं। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। बड़ी अच्छी बात। अब आता इसका दूसरा भाई, कजिन, वेलोसिटी। अब ये समझो बस स्पीड है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो थोड़ा फॉर्मूला जाएगा बदल। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी 4 प्रकार की होगी, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मिलेगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन तो वही है जो स्पीड की हुआ कर रही थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, 4 प्रकार की वेलोसिटीज हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे स्पीड के बारे में पढ़ा था। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मामला आ जाएगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल देंगे। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कब नहीं होगा? या तो स्पीड वेरी कर जाए या डायरेक्शन बदल जाए। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में तो आप डिस्प्लेसमेंट के अंदर, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा बेटा होता है इसका डायरेक्शन। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज बदल जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। तो अनइक्वल या वेरिएबल वेलोसिटी के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए कि भाई पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब 9 की हो गई, या फिर स्पीड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल गया, तो भी आपका चीजें बदल जाएंगी। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही जो पढ़ते आप आए हैं वही लिख दीजिएगा, जो वेलोसिटी ये जो पढ़ते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपकी आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला। कोई भी इसमें दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। अब आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी क्षण कितनी वेलोसिटी, फिर कैलकुलस। कहीं भी इंस्टेंट की बात हो जाए, किसी क्षण किसी पल, तो कैलकुलस का ही सहारा हमको लेना पड़ता है। तो v हो जाता है dx बाई डी टी। ये जो x है यहां पर देखिए, ये पोजीशन है। जो पोजीशन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो dx अपॉन dt का मतलब है, dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन में चेंज डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, dx अपॉन dt। जहां पर x बार लिखा हो तो इसका मतलब होता है पोजीशन, और जब आप लिख देते हैं dx तो तब्दीली या चेंज इन पोजीशन, जिसे आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बस उसमें कुछ भी, सब बड़ा प्यार भरा मामला है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और स्पीड कहते तो केवल डी एक्स बाई डी टी कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन। भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि जब भी बॉडी आपकी कांस्टेंट स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी इन द सेम फिक्स डायरेक्शन। ठीक, तो ये कांस्टेंट स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, वरना यूनिफॉर्म मोशन आपसे बता ही जा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ये तय करे, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। अगर इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ, भाई यहां पर क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ।
एक्सेलेरेशन आ जाता है। अब क्योंकि हमने चेंज इन वेलोसिटी की बात कर दी तो दूसरे भाई साहब जुड़ जाते हैं जिनका नाम है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जो हमने फॉर्मूला आज तक आपने पढ़ा है वो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम पढ़ा है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलेरेशन भी इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये फॉर्मूला किसका था? ये होता है एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज ACCL लिख देता हूं, तो एवरेज एक्सेलेरेशन, इसको आप पकड़े रहिएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां भी इंस्टेंटेनियस 4 प्रकार के एक्सेलेरेशन आपको मिलने वाले हैं। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन m का पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 बेटा। आइए देखते हैं आगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन। तो एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बेटा। तो इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल यानी 1 घंटे में जो वेलोसिटी में चेंज आया है वही अगले 1 घंटे में उतना ही चेंज आए तो आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जब बोला जाता है तो ऐसा समझना कि ए का मतलब फिक्स्ड है या आप कह सकते हैं कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स होना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। और दूसरी वेरिएबल एक्सेलेरेशन, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अगर वहां पर आपका वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट से बदल रहा है तो आ जाता है वेरिएबल एक्सेलेरेशन। तो ए फिक्स्ड नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन में एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हम जानते आए, वेक्टर क्वांटिटी है v2 - v1 अपॉन t2 - t1, टाइम तो स्केलर ही है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन में ही चौथा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो मैंने जैसे आपसे बातचीत की थी कि एक्सेलेरेशन में ये अगर आप वेक्टोरली लिखें तो a इज इक्वल टू dv/dt, ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। या फिर पोजीशन को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आप ध्यान करके रखिए यहां पर a इज इक्वल टू dv/dt या d2x d²x अपॉन dt², सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस दिया तो उसी को मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ग्राफिकली बात करें तो a इज द स्लोप ऑफ VT कर्व, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अगर VT कर्व है, v इधर t इधर, उस समय किसी पॉइंट P पर अगर आप कोई टेंजेंट खींचे उसका स्लोप निकालने थीटा, तो जो tan थीटा की वैल्यू आती है जिसे आप स्लोप बोलते हो वही एक्सेलेरेशन होता है। दिस इज द एक्सेलेरेशन। कहां पर? इस पॉइंट P पर, क्योंकि ये ग्राफ देख रहे हो कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का है तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन अलग अलग आएगा। तो ग्राफ पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और उसका स्लोप निकाल दो VT कर्व में तो एक्सेलेरेशन मिल जाता है। ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया, इसको भी आप पकड़ के रखिए। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी में आपसे पूछा बहुत जाता है। ये देखिए एक्स है यहां पर मुझे लगता है कोई कलर रेड ले लूं तो ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर ये देखिए ये एक्स है और यहां पर बात की जाए टाइम, तो एक्सटी कर्व है, तो अगर ये ऊपर की तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर दे रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। अगर ये नीचे की तरफ खुल रहा है तो ये नेगेटिव होता है। स्ट्रेट लाइन में एक्सेलेरेशन आपका 0 होता है। किस कर्व की बात कर रहा हूं? एक्सटी ग्राफ। ये ध्यान रखना, कई बच्चे भूल ही जाते हैं किस ग्राफ की बात चल रही है और किसी में भिड़ा देते हैं। तो एक्सटी कर्व के अंदर होता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, यहां पे वीटी कर्व है, ये है ना, ये देखिए, ये मैं यहां पे लाल लाल लिख देता हूं, वीटी ग्राफ है। तो कौन सा ग्राफ है ये जानना जरूरी है, वरना वो कुछ का मीनिंग कुछ और निकल आएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब भी वीटी ग्राफ खींचते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन मिल गई क्योंकि वेलोसिटी में ये वेलोसिटी सेम बनी हुई है, देखिए। तो यहां पर वी सेम है, वी सेम होने का मतलब है एक्सेलेरेशन 0 है, ये कहने का मतलब। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन आप करोगे उस समय एक्सेलेरेशन 0 आएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि 2 बातें। पहली क्या कि यूनिफॉर्म मोशन है तो वीटी कर्व में स्ट्रेट लाइन आएगी, एक्सेलेरेशन 0 है इसका मतलब है, ठीक। दूसरी बात, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो क्या रहा कि स्ट्रेट लाइन मिली, ये लाल कलर आपको शायद दिख ही रहा होगा। दूसरा, इसमें एक्सेलेरेशन 0 होगा। किसकी हम बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म
मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है v बराबर कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म मोशन। अब साथ में ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट, एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, बड़ा काम का मामला है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, जब भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन की बात करेंगे उस समय हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन पीछे क्या था? पैरेलल टू एक्स एक्सेस था, ये इसके पैरेलल था, देखिए स्लोप 0 था ये। अब यहां पर क्या है? स्ट्रेट लाइन मिला लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सेस नहीं मिलता। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का मतलब होता है कि ए की वैल्यू फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। जीरो होगी तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि जिसका स्लोप जीरो ना हो, पैरेलल टू एक्स एक्सेस ना हो। तो स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप एक्सेलेरेशन निकल आता है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। अब जो इक्वेशन आप पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, इसमें ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं जब ए हमारा कांस्टेंट हो या फिक्स्ड हो, जो भी भाषा आप समझते हैं। अगर ये कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं हुआ तो ये तीनों इक्वेशन जो आप काफी सालों से रटते आ रहे हैं ये नहीं लग पाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पर ए कांस्टेंट या फिक्स्ड होना जरूरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ धरती माता एंड ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। सिंपल सी बात। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये लेके चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहां पर 0 है। अब एटी ग्राफ इन फ्री फॉल, तो जो एटी ग्राफ है अगर हम खींचें एटी ग्राफ फ्री फॉल के केस में, जब मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली हो रही हो, तो यहां पर ये देखिए नीचे निगेटिव दिखाने के लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट है और ये टाइम है विच इज पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलेरेशन क्योंकि नीचे की तरफ ले रहे हैं और नीचे को अक्सर माइनस ट्रीट करते हैं, इसलिए यहां पर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाया गया है। यानी टाइम बदलने के साथ साथ ये एक्सेलेरेशन नहीं बदल रहा है। तो एक लाइन आई है पैरेलल टू दी टाइम, एटी ग्राफ है ये, और वो फिक्स्ड वैल्यू मिल गई है। वीटी ग्राफ इन फ्री फॉल, ये क्या था? फ्री फॉल की कहानी। अब जैसे एग्जाम में आ जाए कि वीटी ग्राफ बनाइए फ्री फॉल के केस में, तो फ्री फॉल के केस में देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को एनसीईआरटी में वी नॉट लिखा गया है, तो वी नॉट प्लस ए टी। अब शुरू में जब बॉडी को ड्रॉप किए हैं, टपकाए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये a की वैल्यू यहां पर माइनस जी ले लियो, माइनस जी टी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 9.8 टी। तो v इज प्रोपोर्शनल टू t। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्लोप इसका क्या है? दिस वन। आप जानते होंगे थोड़ा सा mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। c होता है y इंटरसेप्ट और m होता है स्लोप, है ना? तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए। अब अगर c गायब है यहां से, देखिए c तो कांस्टेंट है नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगी, लेकिन स्लोप इसका होगा जो कि स्लोप माइनस 9.8, ये स्लोप बन गया। ये देखिए, तो वीटी कर्व है, इस तरह से ग्राफ बना दीजिएगा। तो वीटी कर्व इन फ्री फॉल कंडीशन। अब वाईटी कर्व है इन फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में यहां पर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। एस की जगह हो गया वाई, और यू तो 0 ही था, ऊपर से टपका रहे थे, और जी है ए है माइनस जी के बराबर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर या माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो जब भी आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बनती है, 10th में पढ़े तो क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये पैराबोला बना दिया। ये जो वाई टी कर्व है और ये एक पार्ट, एक सेगमेंट है पैराबोला का। ये मैंने पूरा आपको देखिए यहां पर चैप्टर रिवाइज मरवा दिया है। अच्छा, कुछ अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो द्रोणा आपके क्लास 11 का फिजिक्स का कोर्स है, जो सारे वीडियो लेक्चर्स पूरे सिलेबस के मौजूद हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी इसके अंदर है, फुली शॉर्ट मैंने खुद रिकॉर्ड किए, इजी भाषा में, नोट्स भी हैं, और साथ में आपको असाइनमेंट्स भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, यानी सारी काम आपका यहां पर बन जाता है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो द्रोणा लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो लेंगे कैसे? तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इजी फिजिक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं उस तरह की बातों को और इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।